हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे लुब्रिकेशन कंटेमिनेशन, लेकिन किस हवाले से? पार्टिकल कंटेंट। पार्टिकल्स जो हैं आपके लुब्रिकेंट के अंदर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और पार्टिकल कंटेंट को हम नॉर्मली दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं या उनको उनको कैटेगराइज कर रहे होते हैं। पहली कैटेगरी है उनकी कॉम्पोजिशन, यानी पार्टिकल जो आपके ऑयल में मौजूद हैं वो किस नेचर के हैं, वो किस किस एलिमेंट के बने हुए हैं। और दूसरा ये कि उनकी तादाद कितनी है, कि पार्टिकल्स जो आपके ऑयल के अंदर मौजूद हैं, लूब ऑयल के अंदर, उनका साइज कितना है और उस साइज के हवाले से उनकी तादाद कितनी है। ये दो चीजें जो हैं हम पार्टिकल कंटेंट के अंदर जो है एनालाइज कर रहे होते हैं फॉर लूब ऑयल। अच्छा, कंपोजिशन के अंदर भी तीन डिफरेंट टाइप्स है। एक तो वेयर पार्टिकल्स होते हैं, एक कंटैमिनेंट पार्टिकल्स होते हैं और एक एडिटिव पार्टिकल्स होते हैं। यानी अगर आप लूब ऑयल को उसका एनालिसिस कराएंगे उसके सैंपल का, तो एक कैटेगरी होती है वेयर पार्टिकल्स। वेयर पार्टिकल्स वो होते हैं जो आपकी मशीन के इंटरनल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे गियर्स, बेयरिंग्स, आपके शाफ्ट हो गई, ये जब आपके कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, लगातार जब ये रनिंग कंडीशन में होते हैं, तो इनके जो छोटे-छोटे रनिंग कंडीशन की वजह से इनके पार्टिकल्स जो हैं, वो जनरेट हो रहे होते हैं। और उसमें आयरन इंक्लूड होता है, कॉपर है, निकल है, लेड है, क्रोमियम है, एल्यूमीनियम है, टिन है। ये कॉपर जो है आपका बेयरिंग्स की रोटेशन की वजह से भी जनरेट हो रहा था, निकल भी, क्रोमियम भी, टिन भी, एल्यूमीनियम जो है वो आपके जो इंजन के बेयरिंग्स होते हैं उनकी वजह से हो रहा होता है। आयरन तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको पता है, हर मशीनरी के अंदर जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जो मेटालिक इंटरनल्स हैं, उसमें ये जनरेट होना ही होना है। कंटैमिनेंट्स क्या हैं? ये वो कैटेगरी हैं जो एक्सटर्नली आपके ऑयल को खराब करती हैं। आपके ऑयल के अंदर जो है एक्सटर्नली जो पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं, ये कंटैमिनेंट्स है। इसमें सिलिकॉन है। सिलिकॉन का ताल्लुक डस्ट से है। किससे है? डस्ट। क्योंकि डस्ट आपकी जब इंग्रेस होती है ऑयल के अंदर तो सिलिकॉन कंटेंट जनरेट होता है। कार्बन है, सूट है, ये तब होता है जहाँ कंबशन हो रही होती है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है एडिटिव्स। एडिटिव्स वो हैं ये ऑयल के अपने ही जो उसमें एडिटिव्स डले होते हैं ना, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए वो पार्टिकल्स हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और पोटेशियम, ये ऑयल की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर रहे होते हैं। तो ये जो एडिटिव्स होते हैं, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है आपका ऑयल क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिग्रेड, यानी इसके जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है। और अगर आपके ऑयल में वेयर और कंटेमिनेंट अगर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऑयल के अंदर जो है वो मशीन के अंदर तब भी कोई ना कोई मसला है। ठीक है, इसके डिक्रीज होने पे और इसके इन दोनों के इंक्रीज होने पे। ठीक है? और इनके यूनिट क्या है? ये पीपीएम में मेजर होते हैं। ये सारे किसमें मेजर होते हैं? पीपीएम, यानी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है? तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कंपोजिशन के बारे में, कि हमारे लूब ऑयल के अंदर किस किस तरीके के पार्टिकल कंटेंट मौजूद हो सकते हैं, और अगर वो इंक्रीज होंगे तो क्या आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, डिक्रीज होंगे तो क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। इंक्रीज आपके वेयर और कंटेमिनेंट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपके मशीन में कोई फेलियर है, कोई बेरिंग डैमेज हो रहा है या लूब ऑयल सही नहीं वहां पहुंच रहा। कंटेमिनेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कोई आपकी सीलिंग खराब है, या कोई एक्सटर्नली आपके ऑयल के अंदर कोई चीज़ ऐड हो रही है, कोई कोई लीकेज वगैरह है। और एडिटिव्स यानी आपका अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है आपके लूब ऑयल की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, वो डिग्रेड हो रहा है, उसके एडिटिव्स डिप्लीट हो रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है पार्टिकल काउंट। पार्टिकल काउंट को एक स्टैंडर्ड है आईएसओ 4406, इसके तहत क्लासिफाई किया गया है। जब भी आप लूब ऑयल का सैंपल भेजेंगे किसी भी लेबोरेटरी में, तो वो पार्टिकल की, इसे कहते हैं ऑयल क्लीनलीनेस लेवल। क्या है? ऑयल क्लीनलीनेस, यानी ऑयल कितना क्लीन है, ऑयल क्लीनलीनेस लेवल। ठीक है, वो एक ये कैटेगरी आपको बताएगा और उसको ना वो तीन नंबर्स में डिनोट कर रहा होगा। ऑयल क्लीनलीनेस लेवल, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं ये लिख रहा हूँ कि ऑयल कितना क्लीन है, और वो उसको तीन नंबर में लिख रहा होगा, 22, 20, 15। ये एक मैंने एग्जांपल दी हुई है, कोई नंबर कोई से भी हो सकते हैं। ये वो पूरा चार्ट है आईएसओ स्टैंडर्ड का।
अब 22 का क्या मतलब है, 20 का क्या मतलब है, 15 का क्या मतलब है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को जानने के लिए ये जो स्टैंडर्ड है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसका बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। 22 का मतलब है वो पार्टिकल्स, यानी जो पहला नंबर है, पहला नंबर रिप्रेज़ेंट करता है वो तमाम पार्टिकल्स जो कि 4 माइक्रोन्स, जिनका साइज़ 4 माइक्रोन से बड़ा है, उनकी तादाद कितनी है? यानी 22 का मतलब है उस ऑयल के अंदर 40,000 पार्टिकल पर मिलीलीटर, ये बात किसकी हो रही है? पर मिलीलीटर ऑफ ऑयल। यानी पर मिलीलीटर ऑफ ऑयल में 40,000 पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज़ 4 माइक्रोन से बड़ा है। 20 का क्या मतलब है? जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर डिनोट करता है वो तमाम पार्टिकल्स जिनका साइज़ 6 माइक्रोन से बड़ा है। तो 10,000 पार्टिकल ऐसे हैं पर मिलीलीटर। ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? पर मिलीलीटर ऑफ ऑयल, जिनका साइज़ 6 माइक्रोन से बड़ा है। और इसी तरीके से जो थर्ड डिजिट है, उस वो रिप्रेजेंट करता है वो तमाम पार्टिकल जिनका साइज़ 14 माइक्रोन से बड़ा है। तो 14 माइक्रोन से बड़ा यानी 15 नंबर क्या है? 15, यानी 320 पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज 14 माइक्रोन से बड़ा है। तो ये आपका पार्टिकल काउंट जो है ना, इस तरीके से क्लासिफाई होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड ISO 4406। और तीन साइजेस यूज होते हैं, 4 माइक्रोन, 6 माइक्रोन, 14 माइक्रोन। पहला नंबर 4 माइक्रोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर 6 माइक्रोन को और तीसरा नंबर फिर 14 माइक्रोन को। तो ये आपको ऑयल क्लीननेस लेवल खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली बड़ा टेस्टिंग मेथड्स जो कि आपके यूज हो रहे होते हैं आपके लूब ऑयल एनालिसिस में। तो पार्टिकल काउंट यानी कितने पार्टिकल कितने साइज के मौजूद हैं, इसके लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड है ISO 4407। ये यूज हो रहा होता है जो किस पे बेस कर रहा है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ये बहुत सिंपल है। ये आपके पास एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है? एक मेम्ब्रेन है, उसमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर्स का साइज 1 माइक्रोन तक होता है, यानी बहुत छोटे पोर होते हैं, 1 माइक्रोन। ठीक है? आप ऑयल सैंपल को गुजारते हैं इधर से उस मेम्ब्रेन से और यहाँ पे आपके क्या रह जाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और ऑयल गुजर जाता है। फिर माइक्रोस्कोप के तहत आप मैन्युअली पार्टिकल्स को गिनते हैं। मिसाल के तौर पे आपने इस माइक्रोस्कोप को सेट किया किस लेवल पे? 4 माइक्रोन तक ये मैग्नीफाई करेगा, ठीक है? 4 माइक्रोन तक। तो क्या करेगा? जो 4 माइक्रोन से बड़े-बड़े जितने भी पार्टिकल्स होंगे, आप उसको बैठ के मैन्युअली काउंट करोगे। इसी तरीके से फिर ये 6 माइक्रोन पे करेगा, फिर 14 माइक्रोन पे करेगा, आप इसकी मैग्निफिकेशन चेंज करते जाएँगे। ये बिल्कुल मैनुअल मेथड है और ये अब रेयरली यूज़ होता है। आजकल के दौर में जो ज़्यादा कॉमन मेथड है, वो है ISO 11500 यानी 11500। ये आपका ऑटोमैटिक पार्टिकल काउंटिंग मेथड है। ये किस चीज़ पे बेस करता है? ये करता है लेज़र टेक्नोलॉजी। किस चीज़ पे? लेज़र टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ पे खाली लेज़र लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि लेज़र टेक्नोलॉजी पे ये बेस करता है। अब काम कैसे करता है? हम बेसिक सा इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि आपकी एक ये कैपिलरी ट्यूब होती है, इसमें से ऑयल सैंपल गुज़र रहा होता है, ठीक है? ऑयल सैंपल और एक लाइट को इस पे शाइन किया जाता है, लाइट या लेज़र को। और ये मेजर किया जाता है कि कितनी अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो ब्लॉक हुई है। वो कितनी अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक हुई है, इसको मेजर किया जाता है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है लाइट एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल। लाइट एक्सटिंक्शन, मैं EX से डोनेट कर रहा हूँ एक्सटिंक्शन और प्रिंसिपल को डोनेट कर रहा हूँ P से, यानी लाइट एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। ये फिनोमेना यूज़ किया जाता है। ये बताता है कि आपकी कितनी अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक हो रही है उस ऑयल सैंपल से। और जितना बड़ा पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आपकी ब्लॉक होगा। जितना छोटा होगा, उतनी कम आपकी अमाउंट ऑफ लाइट ब्लॉक होगी। तो ये लेजर आप उस पे ऑयल सैंपल के ऊपर आप लेजर मारते हैं और आपके सामने सारी की सारी जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आ जाते हैं। ठीक है? तो ये आजकल बहुत कॉमन यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से एलिमेंटल एनालिसिस या मैं बात करूँ कंपोज़िशन, इसके लिए आपके पास कौन से 2 कॉमन
कॉमन जो यूज़ हो रहे हैं वो हैं ASTM D5185 और ASTM D6595, ठीक है? ये 2 कॉमन यूज़ हो रहे हैं और ये दोनों फिनोमेनास किस चीज़ पे बेस कर रहे हैं? ये इनका जो प्रिंसिपल है वो ये है, क्योंकि कंपोज़िशन में आपके पास कई तरह के उसमें एलिमेंट हो सकते हैं। ज़िंक भी है, आयरन भी है, लेड भी है, टिन भी है, कॉपर भी है, सिलिकॉन भी है। आपके मुख्तलिफ उसमें मौजूद हैं पार्टिकल्स के जो एलिमेंट्स हैं। तो ये होता क्या है, हर पार्टिकल का जो एलिमेंट है, मैंने इसको पीई यानी पार्टिकल एलिमेंट, उसकी एक 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 स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसको मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ लैम्ब्डा से। यानी जब ये पार्टिकल एलिमेंट हम इसको एक्साइट करेंगे एक्साइट करेंगे एक्साइट हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, डिफरेंट मोड्स हैं और वो डिफरेंट मोड्स पे ही आपके स्टैंडर्ड्स डिफाइन हुए हुए हैं। एक्साइट करूंगा जब मैं इस पार्टिकल एलिमेंट को, तो ये एक क्या भेजेगा, एक वेवलेंथ जनरेट करेगा, एक लाइट जनरेट करेगा जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी और उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की इंटेंसिटी को उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की इंटेंसिटी को जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आई से, उसको भी मेजर किया जाता है, ठीक है? उसकी क्या इंटेंसिटी है उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की। तो इस बेस पे आपका ये काम कर रहा होता है। ASTM D5185 के अंदर आप थर्मल जो प्लाज्मा है यानी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा वो यूज कर रहे होते हैं। जबकि इसके अंदर आप क्या यूज कर रहे होते हैं? इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक आर्क यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है? इलेक्ट्रिक आर्क, इन दो के थ्रू आप जो है एक्साइटेशन करा रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है? अच्छा, इन 2 के थ्रू जब आप एक्साइट करा लेते हैं पार्टिकल को, तो वो यानी सैंपल को, इसमें प्लाज्मा और इसमें इलेक्ट्रिक आर्क, इन 2 के थ्रू जब आप सैंपल को एक्साइट कराते हैं, तो जो-जो उसमें पार्टिकल एलिमेंट मौजूद होते हैं, जो-जो पार्टिकल एलिमेंट वो मिसाल के तौर पे सिलिकॉन है, ज़िंक है, कार्बन है, वो अपनी-अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट जनरेट करते हैं और उन हर स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक मुख्तलिफ इंटेंसिटी होती है। जिसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी यानी वो पार्टिकल जो है वो ज़्यादा तादाद में, उसकी पीपीएम ज़्यादा है उस ऑयल में, वो मौजूद होता है ज़्यादा तादाद में, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ये एलिमेंटल एनालिसिस आपके यूज़ हो रहे होते हैं और इनके यही 2 स्टैंडर्ड जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं कॉमनली। अच्छा दोस्तों, यहाँ हमारा पार्टिकल कंटेंट का जो सेशन है वो खत्म होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे आने वाले वक़्तों में मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ बनाता रहूँ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।